हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा फ्रेम के बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे मस्ट नोन टॉपिक्स को, जो कि होंगे सिलेक्शन, इंडेक्सिंग, फिल्टरिंग, ड्रॉप करना, कंडीशन लगाना और बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको सारी चीजें बताते चलूंगा। तो दूसरी चीज में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है डाटा फ्रेम क्या है और ये एक्सेल शीट की तरह कैसे होता है, कैसे मल्टीपल सीरीज मिलकर एक डाटा फ्रेम बनाते हैं, और डाटा फ्रेम के फीचर्स के बारे में जानेंगे जैसे म्यूटेबिलिटी, मिक्स डाटा टाइप्स एंड एक्सेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट करें एक कस्टम डाटा फ्रेम यूजिंग पांडास, पावरफुल कॉन्सेप्ट में सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग यूजिंग लॉक एंड आईलॉक फंक्शन को भी जानेंगे हम। लेबल बेस्ड एक्सेस एलओसी एंड इंडेक्स बेस्ड एक्सेस आईएलओसी क्या होता है ये भी हम जानेंगे। इसमें कैसे एक्सेस करें रोज और कॉलम्स को यूजिंग डिफरेंट मेथड्स लाइक डाटा फ्रेम डॉट लॉक डॉट आई लॉक, इन सभी का यूज हम जानेंगे। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने जुपिटर नोटबुक पर, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारा कोड। तो चलिए मैं एक यहाँ पर नोटबुक बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा पांडास डाटा फ्रेम। ये क्योंकि 6 वीडियो है तो इसमें मैं डाल देता हूँ नाम, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे डाटा फ्रेम के बारे में। तो ये हमारा हो गया, ये फाइल का नेम हो गया। चलिए अब देखते हैं हम इस चीज में क्या क्या चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डाटा फ्रेम आखिरी में है क्या ये डाटा फ्रेम आखिरी में? तो ये है एक एक्सेल सीट, रोज और कॉलम्स वाले सेल, बस पांडास में उसी को हम डाटा फ्रेम कहते हैं। ये एक 2D टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाटा होता है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मान लो कि हर कॉलम एक अलग से सीरीज ऑब्जेक्ट है, यानी एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद लेबल्स। समझ रहे हो ना? जैसे एक क्रिकेट टीम में अलग अलग प्लेयर्स होते हैं लेकिन सब एक ही जर्सी नंबर से नहीं खेलते, हर प्लेयर का अपना यूनिक रोल होता है। वैसे ही कॉलम्स में अलग अलग डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट सब मिक्स हो सकते हैं। ये वह जो स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको बैक जाके जरूर देखिए। तो ऐसे में अगर लेक्चर दूंगा तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी, जिसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसको रन करने के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी पांडास एंड नंपाई लाइब्रेरी, जो कि हमें हमेशा काम आएंगी। मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे अपनी लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट के लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, इंपोर्ट pandas as pd and import numpy as np। ये दोनों लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर लेंगे और लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है। नो मॉड्यूल नेम pandas, ओके। तो हमें याद रखना है पांडास होता है ना कि pandas, और नो ओके pandas pandas pandas, ओके। तो ये इंपोर्ट हो गई हमारी numpy और pandas लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम रैंडन को भी इंपोर्ट करेंगे। और रैंडन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रैंडन एक रैंडमली अरे जनरेट करने के लिए लाइब्रेरी होती है जो हमें अरे जनरेट करने में बहुत ही आसानी से हेल्प करती है। तो हम इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, चलिए हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट रैंडम डॉट ओके, इंपोर्ट numpy.random, सॉरी। बाय द वे, अगर आप किसी भी लाइन को भूल जाते हैं तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जाना है गूगल पे और उसके बारे में सर्च कर लेना है, या फिर टैब प्रेस करेंगे तो आपको वो चीज़ शो हो जाएगी। चलिए देखते हैं np डॉट। तो ये फंक्शन पूरा, ये लाइब्रेरी पूरी इंपोर्ट हो गई है। नेक्स्ट हम डाटा फ्रेम जनरेट करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डाटा फ्रेम बना रहा हूँ। चलिए मैं डाटा फ्रेम का नाम डाटा फ्रेम ही रख देता हूँ। तो यहाँ पे रखेंगे pd डॉट डाटा फ्रेम, जिसमें रहेगा हमारा डाटा। तो डाटा बेसिकली रहेगा एक रैंडम 4x5 का एरे, 4x5 का एरे हम देंगे इसमें। बेसिकली क्या है जो हमें इसमें देना होता है वैल्यूज को डाटा फ्रेम फंक्शन के अंदर। हमें पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डाटा फ्रेम बनाने के लिए हमें डाटा फ्रेम फंक्शन का यूज करना होता है, और डाटा फ्रेम फंक्शन लेता है हमारे 5
जैसे हम कोई भी डाटा फ्रेम बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा डाटा फ्रेम है, तो हमें इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 आर्गुमेंट्स देने होंगे। कौन-कौन से आर्गुमेंट? पहला तो डाटा देना होगा, दूसरा हमें देना होगा उसका इंडेक्स जो कि होगा रो नंबर्स, और फिर होगा कॉलम्स जो कि हमारा कॉलम्स क्या-क्या हैं उसके नाम देने होंगे, और नेक्स्ट हमें देना होगा डी टाइप मतलब कि डाटा टाइप देना होगा, और नेक्स्ट देना होगा हमें कॉपी। ये डिफ़ॉल्ट में फ़ॉल्स रहता है कि वो वैल्यू कॉपी करेगा या उसी को यूज़ करेगा, उसके लिए होता है। ये होता है हमारा बेसिकली एक डाटा फ्रेम बनाने के लिए सिंटैक्स। तो सेम उसी में बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा पीडी, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना होगा पीडी डॉट डाटा फ्रेम। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखें कि डाटा फ्रेम जब भी आप लिख रहे हो तो ये पड़ा रहेगा यहाँ पे। आप किसी जगह पे फँस जा रहे हैं तो सिंपल से आपको जाना है अपने दोस्त गूगल के पास। एक मिनट, सिंटैक्स ऑफ डाटा फ्रेम। जब भी आप फँसते हैं कहीं पे तो आपको सिंपल सा गूगल का हेल्प लेना है, ये बहुत ही मदद करेगा। तो ये बेसिकली हमारा रहता है सिंटैक्स, हम जब क्रिएट करते हैं डाटा फ्रेम। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सिंटैक्स क्रिएट करूँगा, और ये सिंटैक्स कुछ नहीं, बेसिकली मैं डाटा के जहाँ पे एक रैंडम फंक्शन लगाऊंगा जो कि रैंडमली 4x5 का एक डाटा एक अरे जनरेट करेगा जो कि डाटा होगा इसके लिए। और मैं इंडेक्स जो देने वाला हूँ वो कुछ ऐसे होंगे, मान लीजिए पी और डाटा टाइप क्या रहेगा। तो डाटा टाइप मैं दे रहा हूँ अभी के लिए ये सब वैल्यू मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको भी हम दे सकते हैं लेकिन अभी के लिए वैसे इंट या इंट दे सकते हैं, और देखते हैं क्या एरर आता है या नहीं। मैं अभी डाटा फ्रेम को प्रिंट करूँगा, अपने डाटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ क्या वैल्यू आई। ये अभी एरर दे रहा है, चलिए इसको छोड़ते हैं अभी के लिए। अभी हम रद्द करते हैं इतना कोड। ओके, तो ये कह रहा है डाटा फ्रेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है। डाटा फ्रेम में यह पड़ा रहता है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी होगी। अब रैंड इज़ नॉट डिफाइंड नेम, रैंड इज़ नॉट, सो ये था रैंड एन था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप जाने। अब देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम जनरेट हो चुका है, और इस डाटा फ्रेम में जो हमारी 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स है A B C D E। जैसा कि हमने यहाँ पर रैंडम फंक्शंस दिया था, अब जितनी बार मैं इसको रन करूँगा उतनी बार अलग अलग वैल्यू हो जाती रहेंगी। ये वैल्यूज चेंज हो रही है रन करने पर, क्योंकि रैंडम फंक्शन हर बार एक रैंडम नंबर यहाँ पे डाल देता है। तो बेसिकली ये सिंटैक्स था हमें एक डाटा फ्रेम जनरेट करने के लिए। सिंपल सा सिंटैक्स जिसमें पहला रहेगा डाटा, दूसरे में इंडेक्स, तीसरे में कॉलम, और डाटा टाइप और कॉपी। ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग इन डाटा फ्रेम्स। जैसे नमपाई एरे में इंडेक्सिंग करते थे वैसे ही पांडास में भी करते हैं, लेकिन थोड़ा स्टाइल अलग होता है। पांडास के 2 स्पेशल एजेंट्स हैं, लॉक एंड आई लॉक। अब देखते हैं लॉक एंड आई लॉक क्या है। तो पहले मैं इसका हेडिंग देता हूँ। एक चीज और देखेंगे हम डाटा फ्रेम के बारे में, जो डाटा फ्रेम होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब कि अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू चाहें तो रो को कॉलम रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। म्यूट हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे म्यूट हम टीवी को म्यूट कर सकते हैं, चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो म्यूटेबल वो डाटा फ्रेम्स होते हैं जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। रो को कॉलम कर सकते हैं, कॉलम को रो कर सकते हैं, रो रिमूव कर सकते हैं, कॉलम रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं डाटा फ्रेम में, इसलिए इसे कहते हैं म्यूटेबल। चलिए अब हम चलते हैं अपने इंडेक्सिंग की ओर। इंडेक्सिंग का बेसिक काम है यानी डाटा फ्रेम के अंदर से डाटा निकालना, बिल्कुल डिटेक्टिव वाली तरीके से। जैसे एक डिटेक्टिव निकालता है कोई भी जानकारी किसी डॉक्यूमेंट से, वैसा ही इसमें भी हम काम करते हैं। इसमें होते हैं 2 एजेंट्स, लॉक एंड आई लॉक। तो चलिए लॉक और आई लॉक को हम समझ लेते हैं क्या होते हैं ये लॉक एंड आई लॉक। चलिए जैसे मैंने लिखा लॉक फंक्शन, तो लॉक फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली काम करेगा उस जो डाटा फ्रेम होगा उसके कॉलम के नेम पर। मान लीजिए मुझे पहला एक्सेस करना है, पहला कॉलम, तो मैं लिखूंगा लॉक ए ऐसे। तो ये फंक्शन बेसिकली मुझे कॉलम्स के नेम पर देगा, लेकिन वैल्यू देगा। अगर मैं आई लॉक का यूज़ करता हूँ तो आई लॉक फंक्शन का आगे आई लगा हुआ, आई का मतलब इंडेक्स, और इसका मतलब ही है इंडेक्स। तो ये मुझे कुछ ऐसे वैल्यू देगा, मुझे इसके अंदर इंडेक्स डालनी होगा, कॉलम का नंबर डालना होगा। जबकि मुझे लॉक फंक्शन में उसका नेम डालना पड़ता था, यहाँ पे मुझे
कॉलम का नंबर डालना होगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है लॉक एंड iloc में। तो चलिए कोड के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं कैसे ये काम करते हैं। मान लीजिए आपको फर्स्ट रो के सारे कॉलम का डाटा चाहिए आपको। अब अगर आपको फर्स्ट रो के सारे कॉलम का डाटा चाहिए, मुझे यहाँ पे रो नंबर्स देना होगा जिससे ये सारे कॉलम का डाटा दे देगा। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि r कॉलम का सारा डाटा चाहिए, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूँगा r। मैं यहाँ पे लिख दूँगा r, जिससे कि ये r कॉलम का सारा डाटा मुझे दे देगा 0.246915 जो डाटा है, ये सारा डाटा मुझे इसने दे दिया। सेम एज़ अब iLog फंक्शन का ये था हमारा लॉग फंक्शन। इससे था अगर मैं ऐसे कमेंट आउट करूँ, बेसिकली कमेंट आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके आगे हैश लगा देंगे तो ये कमेंट आउट हो जाता है उतना पोर्शन, मतलब कि ये कोड रन करते समय रन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है iLog फंक्शन। क्या है iLog फंक्शन? तो मैंने जैसे आपको बताया iLog फंक्शन क्या करता है, ये हमें इंडेक्स के नंबर के हिसाब से भी डाटा देता है। चलिए देखते हैं डाटा फ्रेम डॉट iLog। यहाँ पे हम डालते हैं पहले रो का डाटा हमें चाहिए, तो ये हमें पहले रो का डाटा देगा। ओके, ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, ना कि होगा। तो ये मैंने 0 रख दिया, तो ये पहले रो का सारा डाटा मुझे दे रहा है 0.17595। ऐसे अगर मैं चाह रहा हूँ दूसरे रो का डाटा, तो मैं उसको यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। इसलिए याद रखिए जब भी आप पाइथन के साथ काम कर रहे हो तो आपकी काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। मतलब कि पहला एलिमेंट आपका 0th एलिमेंट होगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट आपका पहले के नाम से होगा। तो इंडेक्सिंग एक माइनस करके हम समझ सकते हैं। तो ये था हमारा iLog फंक्शन कि इसने हमें रिटर्न कर दिया है फर्स्ट यानी कि सेकेंड रो की वैल्यू 521896, ये वाली वैल्यू, और इस रो की सारी वैल्यू इसने iLog फंक्शन ने प्रिंट कर दी है। तो अगर फास्ट वे में देखें तो लॉक और iLog फंक्शन कुछ नहीं, बस डिफरेंट वे में रोज को प्रिंट करने का एक मेथड है। जब लॉक फंक्शन हमारा काम करता है इंडेक्स रो के नाम पर या इंडेक्स के नाम पर, और जो हमारा iLog फंक्शन होता है वो इंडेक्स नंबर पे काम करता है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था लॉक एंड iLog के बीच में। अब चलिए इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मुझे P और R दोनों का वैल्यू मिले, P कॉलम और R कॉलम, P और R दोनों रो की वैल्यू मिले। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये P से लेकर R तक की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे बीच में ये कॉलम लगा दूंगा जिससे मुझे P Q R, P से लेकर के R तक वैल्यू मिल जाएगी। अब मान लीजिए मुझे P और Q की वैल्यू केवल चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ P से Q तक की वैल्यू लेनी होगी, जो कि ऐसे दिखेगी। ये P और Q कॉलम की वैल्यू ऐसे दिखेगी हमें। अब मान लीजिए मुझे केवल दो, अब ऐसे मुझे चाहिए P और Q की वैल्यू मिलनी है, मुझे चाहिए P और R की वैल्यू। मान लीजिए, चलिए अब मान लेते हैं कि हम P एंड R रो को प्रिंट करना है। अब ऐसे स्पेसिफिक रो को प्रिंट करने के लिए लॉग एंड iLog फंक्शन बहुत ही काम आएंगे यहाँ पे। जिससे मान लीजिए मुझे P एंड R प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा डाटा फ्रेम डॉट लॉग फंक्शन। अब लॉग फंक्शन हमें देगा P एंड R। ये हमारा P एंड R है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। डबल ब्रैकेट का क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि लॉग फंक्शन में हम इंडेक्स एंड कॉलम दोनों वैल्यूज़ को देते हैं, और पहली वैल्यू जो होती है वो इंडेक्स होती है और दूसरी वैल्यू जो होगी वो कॉलम होगी। तो इंडेक्स में हमें जो वैल्यू चाहिए वो होगी हमारी P एंड R वैल्यू। तो ये में P एंड R वैल्यू हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम रन कर देंगे। इससे हमें P एंड R रो मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे P एंड R रो में केवल C D कॉलम्स ही चाहिए थे और नहीं चाहिए थे, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे C कॉमा D। ये सिंपल सा सिंटैक्स है, हमें केवल C और D कॉलम में वैल्यू मिल जाएगी। अब मान लीजिए यही काम हमें लॉग फंक्शन से करना होता, तो यूजिंग लॉग फंक्शन, अब यही काम अगर हमें iLog फंक्शन से करना होता तो क्या होता?
iLog फंक्शन भी कुछ ऐसा ही काम करता है, बस उसमें इंडेक्स नंबर डाला जाता है, ना कि कॉलम नेम। जैसे हमारा पूरा डाटा सेट था, अब मान लीजिए इसमें हमें वही काम करना है, P एंड R कॉलम को R रोज को निकालना है और C और D कॉलम की वैल्यू के साथ, मतलब इतनी वैल्यू हमें निकालनी है, जो ये इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डाटा फ्रेम, क्योंकि मैंने डाटा फ्रेम का नाम ही डाटा फ्रेम रख दिया है, तो मैं डाटा फ्रेम पे लिखूंगा, डॉट लगा के iLog का यूज़ करूँगा। iLog अब मुझे निकालना है P एंड R, तो P हमारा फर्स्ट रो है, जिसका मतलब 0th रो का, क्योंकि पाइथन में काउंटिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, कॉमा, ये थर्ड प्लेस पे है लेकिन 0 1 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, तो कॉमा 2। अब कॉमा लगा करके और दूसरी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें चाहिए C और D, तो C है दूसरे पोजीशन पे और D है तीसरे पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2,3। अब हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा, ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा वरना एरर आएगा। ये हमने कर दिया रन, तो ये हमें मिल गया ये वाला पोजीशन पे जो वैल्यू है, C एंड D पोजीशन पे P एंड R पे जो वैल्यू है, तो P पे C की वैल्यू 0.86 है और PD पे 0.44 है, सेम एज R C पे ये वैल्यू है और RD पे ये वैल्यू है। तो ये बेसिक था हमारा log एंड iLog फंक्शन का, तो हम ऐसे यूज करते हैं log एंड iLog फंक्शन का। चलिए मान लेते हैं हमें इस डाटा टाइप, जो मैंने डाटा फ्रेम बनाया है, इसका टाइप चेक करना है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे टाइप डाटा फ्रेम, तो हमें इसका टाइप मिल जाएगा। तो बेसिकली जो इसका टाइप होगा वो एक डाटा फ्रेम होगा, तो ये एक डाटा फ्रेम है, इसका टाइप बता रहा है ये। ऐसे चेक करते हैं हम किसी भी डाटा टाइप का टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, याद रखिएगा इसको। अब अगर इसी में मैं अभी टाइप चेक करूं किसी एक कॉलम की, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो ये होता है, ये कलेक्शंस होती है सीरीज की, तो मान लीजिए मैं कॉलम चेक कर रहा हूँ, ये कॉलम चेक कर रहा हूँ, कंप्लीट इनपुट ओके। तो जो एक कॉलम है ये एक सीरीज है, ये तो सीरीज मिला के जो हर एक कॉलम हो एक सीरीज है, और ये सारी सीरीज मिला के एक डाटा फ्रेम बन रहा है। अब मान लीजिए मैं इसे लॉग फंक्शन लगा के चेक करता हूँ, जो हमारा रो है वो क्या है, ये रो मान लीजिए मैंने जो P लिखा वो क्या है, तो ये भी एक सीरीज है। तो सीरीज को मिला करके हमारा डाटा फ्रेम बनता है, अगर डाटा फ्रेम को तोड़ा जाए तो हम सीरीज पाएंगे। तो ये सिंपल सा था हमारा जो डाटा फ्रेम है, इसके टाइप के बारे में। तो ये था आज की वीडियो में हमारा पांडास का पार्ट 1, जिसमें हमने ये सारे फंक्शन सीखे। और हाँ, जाइए डिस्क्रिप्शन में और ये सारे कोड जो मैंने आपको बताए हैं वो लिंक दिया हुआ, उसे डाउनलोड कीजिए और रन कीजिए अपने पीसी में। और जितनी भी एक्सरसाइज मैंने दे रखी है उस एक्सरसाइज को भी कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे आपके सारे वीडियो 1 बाय 1 आते रहेंगे आपके पास। और हाँ, कमेंट करके अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको पर्सनली रिजॉल्व करूँगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट में लिखिए। कमेंट में ये भी बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट और मैं कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।